नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में यानी SKCC में। दोस्तों चलते हैं 9 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरीज की तरफ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में जाने माने वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को दिखाया था। जी हां, आप नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं और अभी इनकी टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग चल रही है। दोस्तों आपके ग्रैंड स्लैम जो है वो 16 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें से 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसमें इंक्लूड है। 2020 जिसमें पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर छा रखी है, इसमें लगभग सभी स्पोर्ट्स की कंपटीशन पोस्टपोन या एक्सटेंड हो गए हैं। तो ग्रैंड स्लैम एकमात्र ऑस्ट्रेलियन ओपन ही खेला गया था और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर जीता और कुल अपने ग्रैंड स्लैम की संख्या इन्होंने 16 कर ली है और इसके साथ कुल ग्रैंड स्लैम स्पर्धा में ये तीसरे नंबर के ऊपर मेंटेन है। इनके ग्रैंड स्लैम जो 16 है, इनका वाइफरकेशन है 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, 5 विंबलडन और 3 यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम की इस लिस्ट में अभी तक नंबर 1 पे रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के टेनिस लेजेंड खिलाड़ी है वह छाए हुए हैं, जिनके कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या 20 है, जिनमें से 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, 8 विंबलडन और 5 यूएस ओपन है। जबकि स्पेन के राफेल नडाल इनसे ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, राफेल नडाल के नाम कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या 19 है, जिसमें से 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 12 है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि फ्रेंच ओपन के बेताज बादशाह स्पेन के राफेल नडाल कहलाते हैं, जबकि विंबलडन की संख्या इनके पास 2 है और यूएस ओपन इनके पास 4 है। तो दोस्तों ये थे 3 बिग थ्रिल क्यू अप यानी 3 बड़े जाने माने टेनिस के लेजेंड रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। जबकि रैंकिंग में नोवाक जोकोविच नंबर 1 पे चल रहे हैं, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद चलते पहली स्लाइड पे। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, इसने अभी हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी करी है, जिसमें गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे है, तमिलनाडु नंबर 3 के ऊपर है, महाराष्ट्र नंबर 3 के ऊपर है। यानी टॉप 3 स्टेट 28 राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। तो हमें याद करने का तरीका GTM, जी हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम GMT होता है, तो उसको अपन T को पहले ले लेंगे, M को बाद में ले लेंगे, तो ट्रिक बन जाएगी GTM। यानी फूड जो है वो हमें GTM को देख के खाना है, यानी गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। FSSAI की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों, और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन में रीटा टेवटिया मैडम है, जबकि इसके चेकबोर्ड का नाम दोस्तों फूड फंडा है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी दिन हैंडबुक नाम की एक किताब भी रिलीज करी, जिसका नाम था ईट राइट ड्यूरिंग द कोविड-19 फॉर सिटीजन। यानी कोविड-19 बीमारी को देखते हुए आपको कौन कौन से अच्छे फूड खाने चाहिए। तो ईट राइट ड्यूरिंग द कोविड-19 के बारे में FSSAI ने एक हैंडबुक भी इसी दिन जारी करी। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल की संस्था FAO के बारे में भी जानना जरूरी है। जी हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है और जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसका हेडक्वार्टर आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों रोम, इटली में, क्योंकि SSC रेलवे के अंदर ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है, और ट्रिक क्या है दोस्तों कि फूड में इडली हर रूम में बनती है। यानी हम भी ब्रेकफास्ट के अंदर फूड में क्या बनाते हैं, इडली और सांभर, और हर एक रूम के अंदर बनती है। तो रोम, इटली के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 अक्टूबर 1945 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं और ये वर्ल्ड फूड डे इसी संबंध में मनाते हैं क्योंकि इस दिन इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसका नाम फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान में इसके हेड के ऊपर क्यू डोंग्यू FAO की हेड है। दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको जानना जरूरी है कि FSSAI के द्वारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2020 के दिन मनाया गया, जिसकी थीम जो थी वो थी दोस्तों फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। जी हाँ, इस साल की जो फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून 2020 के दिन मनाया गया था, उसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और यहाँ पे ये जानना जरूरी है दोस्तों कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस को हम लोग वर्ल्ड फूड डे यानी 16 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। तो दोनों में काफी अंतर है दोस्तों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आ जाए तो आपको 7 जून 2020 राइट करना है, लेकिन इसमें ओनली वर्ल्ड फूड डे आ जाए तो आपको 16 अक्टूबर राइट करना है। और उसको एसोसिएट करना दोस्तों एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FAO को यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक इंडेक्स की तरफ। जी हाँ, हाल ही के अंदर जो है आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क जो है वो टॉप पे रहा और भारत की पोजीशन इसमें 168वें नंबर पे रही, जिसमें डेनमार्क फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम नंबर सेकंड, ऑस्ट्रेलिया नंबर थर्ड रहा। और भारत की पोजीशन पे हमें विशेष ध्यान देना है, भारत की पोजीशन 168 पे रही थी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून के दिन रिलीज किया गया था और उसमें भारत 168 पोजीशन के ऊपर रहा और डेनमार्क नंबर 1 के ऊपर रहा, जिसे हम EPI इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों EPI इंडेक्स येले यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। येले यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर US के अंदर है न्यू हेवन में, जिसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1701 के दिन हुई थी और इसके प्रेसिडेंट येले यूनिवर्सिटी के वर्तमान में पीटर सेलोवरी है। उसके द्वारा ये येले यूनिवर्सिटी के द्वारा EPI यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई। अब हमें कैसे याद होगा दोस्तों, बड़ा इजी तरीका है। देखिएगा, हमने आपसे कहा था इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। अब जून का महीना कौन सा आ रहा है, 6, और 6 में से यदि मैं 5 को लेस कर दूं तो क्या बच गया, 1, और पीछे ओनली 8 ही तो याद रखना है। 8 के क्या होते हैं दोस्तों, ठाठ। सर की लैंग्वेज में 8 के क्या होते हैं, ठाठ। तो इन्वायरमेंट जो प्रेमी होगा उसके क्या होंगे, ठाठ। तो इस तरह से आपको 168 या 16 के आधे क्या कर लो, 8, यानी 16 साल के होते ही आपको इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहना चाहिए। तो 16 के आधे भी कर लो, कितने हो जाएंगे, 8। तो 168 पे इंडिया आ जाएगा और डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पे रहेगा। अब डेनमार्क कैसे याद होगा कि आपको हर एक ट्री के डैन के ऊपर मार्क करना है। डैन वो जगह कहलाती है दोस्तों जहाँ पे लॉयन रहता है, यानी लॉयन के हाउस को इंग्लिश में डैन नाम से जानते हैं। और आपको ये पता करना है कि उस डैन के अंदर लॉयन है या नहीं है, इन्वायरमेंट प्रेमी है तो आपको मार्क करना है। तो डेनमार्क नंबर 1 पे और इंडिया 16 के आधे कितने होते हैं, 8, तो 168 पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ। जी हाँ, जाने माने पोइट और राइटर जावेद अख्तर सर पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने रिचर्ड डैवकिन अवार्ड 2020 जीता है। जी हाँ, अभी तक किसी भारतीय ने ये मुकाम हासिल नहीं करा है और जाने माने हमारे पोइट और राइटर जावेद अख्तर जी ने कारनामा कर दिखाया है। जावेद अख्तर जी की पत्नी का नाम दोस्तों शबाना आजमी है और फरहान अख्तर इनके पुत्र है, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह जी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड डॉकिंस के बारे में जानना जरूरी है। इनकी एक किताब जो पहली किताब थी जिसका नाम था द सेल्फिश जीन, जो कि 14th एनिवर्सरी एडिशन है, ऑक्सफोर्ड लैंडमार्क साइंस के द्वारा जारी की गई थी। ये सबसे ज्यादा पसंद आई जावेद अख्तर जी को और उनके इसी चक्कर में इनको रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020 पोइट एंड राइटर दिया गया और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय है। तो हमें कैसे याद होगा, बड़ा इजी तरीका है। जावेद अख्तर यदि आपको याद नहीं आया तो शोएब अख्तर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जिन्हें हम रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, जिनकी वीरेंद्र सहवाग काफी ज्यादा बारह बजाते थे चौके छक्के मारकर, तो उनसे याद कर लो कि भैया जावेद अख्तर और रिची रिचर्डसन, तो उससे जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर को दिया गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इस पैंडेमिक डिजीज के अंदर, जबकि पूरी की पूरी बिजनेस अर्थव्यवस्था लगभग डल है, यानी मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन उसी समय हमारे जाने माने मुकेश जी अंबानी यानी रिलायंस कंपनी का जियो प्लेटफॉर्म का आखिरकार अगला खरीदार मिल गया। जी हाँ, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही के अंदर जियो इन्वेस्टमेंट सेगा के अंदर कंटिन्यूड ₹5,684 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इसकी 1.16% हिस्सेदारी खरीद ली है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने। दोस्तों
पिछले 6 वीक में यानी मैं अप्रैल 22 से लेकर जून 7 तक की बात करूं तो शुरुआत होती है दोस्तों फेसबुक से, और उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिका, केकेआर, उसके बाद आपका आबू धाबी का आपका मुआडाला, उसके बाद वापस सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से जो फेसबुक अमेरिकन कंपनी है, सिल्वर लेक जो है वो अमेरिकन कंपनी है, विस्टा अमेरिकन कंपनी है, जनरल अटलांटिका अमेरिकन कंपनी है, केकेआर अमेरिकन कंपनी है, लेकिन मुआ डाला जो है वो आबू धाबी बेस्ड कंपनी है, और सिल्वर लेक री इन्वेस्टमेंट कर रही है वापस, यानी मई 4 के बाद जून 5 को। और उसके बाद में अभी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसकी 1.16% जो है हिस्सेदारी 5,684 करोड़ के अंदर खरीदी है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं जो यहाँ पे ये जो नजर आ रहे हैं अप्रैल 22 से लेकर जून 7 तक, अब तक इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 जो है वो खरीदार हो चुके हैं, लेकिन 8 में से 7 आएंगे दोस्तों सिल्वर लेक रिपीट है, और कुल इसकी हिस्सेदारी 21.06% बिक चुकी है, जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म मुकेश जी अंबानी का। और कुल मिला के इनको इस हिस्सेदारी के द्वारा 97,886 करोड़ रुपया अब तक मिल चुका है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। जी हाँ, वर्ल्ड ओशियन डे 2020 8 जून के दिन मनाया गया था, और इस साल की जो थीम रखी गई वो रखी गई इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन जो है इस साल की थीम थी दोस्तों, और 8 जून के दिन वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है दोस्तों। बड़ा इजी तरीका है वर्ल्ड ओशियन डे याद करने का। देखिएगा ओशियन में शब्द क्या आ रहा है, ओ कैसा नजर आ रहा है, 8 की तरह। ओ कैसा नजर आ रहा है, 8 की तरह। तो 5 जून के दिन हमने पर्यावरण दिवस मनाया था, तो महासागर दिवस जो आ जाएगा वो इसके 3 दिन बाद यानी 8 जून के दिन आ जाएगा, और 8 का शेप बिल्कुल ओ की तरह नजर आ रहा है, तो वर्ल्ड ओशियन डे। और थीम कैसे याद होगी दोस्तों, बड़ा इजी तरीका है। ओशियन पीछे याद करना है, केवल अपन को ISO याद करना है। एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, उससे याद कर लेंगे। इस साल की थीम थी ISO, तो ISO से बन जाएगा इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो थीम बड़ी इजी तरीके से याद हो गई ना दोस्तों। ISO इस साल थीम किसकी थी, ओशियन डे, जो कि कब मनाया गया था, 8 जून के दिन। दोस्तों आपको यहाँ जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में दोस्तों एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और आपका अटांटिका है। और 5 महासागरों की बातचीत होती है तो पैसिफिक है, उसके बाद इंडियन ओशियन है, उसके बाद में आपका सदर्न ओशियन है, और उसके बाद में साउथ अटलांटिक ओशियन है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और आर्टिक ओशियन। इस तरह से 5 महासागर और 7 महाद्वीप कुल विश्व के अंदर है। और इसमें से सबसे ज्यादा पुराना जो महाद्वीप है दोस्तों वो यूरोप है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, और सबसे ज्यादा पोरेस्ट में है वो दोस्तों अफ्रीका है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से सब की सब ज्योग्राफिकल लाइन गुजरती है, चाहे वो आप कर्क रेखा के दो, चाहे मकर रेखा के दो, चाहे आप इसको 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा के दो, चाहे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कर दो, ये सब रेखाएं, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से सभी रेखाएं गुजरती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। जी हाँ, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून 2020 के दिन मनाया गया था, यानी जिस दिन वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था उसी दिन आपका वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया था। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और ओशियन डे को आपको एक साथ एसोसिएट करना है। उस दोस्तों अब चलते हैं उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के CM नवीन जी पटनायक ने आखिरकार राज्य एंथम स्टेटस के रूप में वंदे उत्कल जननी को अपनाया है। जी हाँ, पहला राज्य बना है उड़ीसा जिन्होंने अपना खुद का राज्य गान जिसको बोल सकते हैं, जी हाँ, राज्य गान वंदे उत्कल जननी रखा है। ये वंदे उत्कल जननी जाने माने जो कवि है मिस्टर कांता का भी लक्ष्मी कांता मोहपात्रा, इन्होंने ये वंदे उत्कल जननी 1912 में लिखी थी दोस्तों। 1912 गीतांजलि से एसोसिएट हो जाएगी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। जी हाँ, उसी से हम एसोसिएट कर देंगे वंदे उत्कल जननी, और वहां रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे हो जाएंगे KL मोहपात्रा। तो आखिरकार उड़ीसा ने अपना राज्य जो है वो गीत वंदे उत्कल जननी चुन लिया है दोस्तों। नवीन जी पटनायक सर्वाधिक
व्योवर्त सीएम में आते हैं और 5 बार अब तक ये सीएम बन चुके हैं। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि जब व्योवर्त सीनियर यानी सीनियर सीएम में नवीन जी पटनायक आते हैं तो सबसे ज्यादा युवा सीएम में कौन है, तो सबसे ज्यादा युवा सीएम में आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी है। दोस्तों यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि उड़ीसा जिसकी राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है और जहाँ पे गवर्नर के रूप में प्रोफेसर गणेशी लाल है और यहाँ के सीएम है नवीन जी पटनायक जो कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम भी यहीं पर स्थित है और ये महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है जो कि उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। कई बार ये प्रश्न लगा है कि हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर है, तो आपका आंसर होता है महानदी और ये संबलपुर गांव में है जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। तो हमने बड़ा इजी तरीका याद करा इसको याद करने का कि महान जो होता है वो हीरा यानी महान व्यक्ति हाथ में क्या रखते हैं, हीरा, और जिसके हीरे होंगे यानी डायमंड होंगे तो उनको संभल संभल के रखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। तो इस तरह से हीरा से बन जाएगा हीराकुंड, संबल संबल से संबलपुर और महान आदमी से महानदी रिवर हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले खबर की तरफ और चलते हैं राजस्थान। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत जो वहाँ के सीएम है उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग के द्वारा राज कौशल पोर्टल इनोग्रेट करा है। जी हाँ, ये राज कौशल पोर्टल माइग्रेंट लेबर के लिए है यानी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ताकि वे वापस आकर अपना एम्प्लॉयमेंट चुने और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इसके लिए 23 लाख जो रजिस्टर्ड जो श्रमिक है उनके लिए ये राजस्थान लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा राज कौशल पोर्टल को एक वेबकैम के द्वारा इनोग्रेट करा यहाँ के सीएम अशोक जी गहलोत के द्वारा। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है जहाँ पे गवर्नर के रूप में कलराज मिश्र है और सीएम के रूप में अशोक जी गहलोत और डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर सचिन जी पायलट है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रमेश जी पोखरियाल निशंक सर के द्वारा हाल ही में एक बुकलेट जिसका नाम सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 इसको डिजिटली अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया है। जैसा कि आपको इमेज में रमेश पोखरियाल निशंक सर नजर आ रहे हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को देखते हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरिद्वार उत्तराखंड से है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की तरफ। जी हाँ, देश के सबसे युवा सीएम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर हाल ही में ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज जो है वो करने वाला पहला राज्य बना है। जी हाँ, भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है और ये जो पर्यावरण दिवस के ऊपर आंध्र प्रदेश ने कमाल कर दिया है दोस्तों। और ऑनलाइन वेस्टेज को किस तरह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं और कैसे हमारे वेस्टेज को हम रीयूज या रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ऐसा कारनामा कोई युवा सीएम ही कर सकता है और ये कारनामा कर दिखाया वाईएस जगनमोहन रेड्डी सर ने। दोस्तों आंध्र प्रदेश जिसके अंदर राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिश्चंद्र सर है और यहाँ की 3 राजधानियां हैं। जी हाँ, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल 3 राजधानियों वाला भी पहला राज्य यदि कोई है तो आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे डिप्टी सीएम भी दोस्तों 5 है यानी सर्वाधिक डिप्टी सीएम वाला भी आंध्र प्रदेश है, सर्वाधिक राजधानियों वाला भी आंध्र प्रदेश है और ऑनलाइन वेस्टेज एक्सचेंज पर्यावरण दिवस के रूप में जो इनोग्रेट करा और सबसे युवा सीएम आपको नजर आ रहे हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ हमारे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको स्विट्जरलैंड लेके चलता हूँ और स्विट्जरलैंड के अंदर मोनिका कपिल मोता मैडम को हाल ही के अंदर भारत का राजदूत चुना गया है और उन्होंने रिप्लेस करा है सीबी जॉर्ज को। किसको रिप्लेस करा दोस्तों? सीबी जॉर्ज को। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है जहाँ पे स्विस फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट के द्वारा देखिएगा हम याद करते हैं और आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों एक गाना है जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग और बड़ा स्वीट सॉन्ग है। अब बताइए कितनी जल्दी याद हो गया। स्वीट से क्या बन जाएगा? स्विट्जरलैंड। और मोनिका ओ माय डार्लिंग से क्या बन जाएगा? मोनिका कपिल मोता।
तो मोनिका कपिल मोहता भारतीय राजदूत चुनी गई है स्विट्जरलैंड में, और इन्होंने सीबी जॉर्ज को जो है रिप्लेस करा। अब सीबी जॉर्ज कैसे याद होगा, हम सभी तो गा रहे थे गाना, मोनिका वो माँ है डार्लिंग, तो सीबी जॉर्ज। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका होता है कि स्विच जो हो गए वो जल गए, और जलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्न, और स्विच से क्या बन जाएगा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद चलते दोस्तों रोमानिया। रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, जहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में कार्लोस योहानिस है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में लुडोविक ओब्रान है, वहां पर हमारे राहुल श्रीवास्तव को नया भारत का राजदूत चुना है, और इन्होंने रिप्लेस करा है दोस्तों थंगलुरा डालोंग को। थंगलुरा डोलोंग को जो है इन्होंने रिप्लेस करा। अब इसको याद करने का तरीका भी बड़ा इजी तरीका कर लिया। अब ये राहुल श्रीवास्तव है, हमने इसको याद कर लिया राहुल द्रविड़ से, तो राहुल द्रविड़ वास्तव में रूम में आया से क्या बन जाएगा, रोमानिया, क्योंकि उनको क्या था, बुखार, और बुखार से क्या बन जाएगा दोस्तों, बुखारेस्ट। तो इस तरह से हमको रोमानिया में भी भारत के राजदूत राहुल श्रीवास्तव याद हो जाएंगे, तो स्विट्जरलैंड के अंदर मोनिका मैडम याद हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, और इस चेहरे में क्रिकेट के 3 बड़े लीजेंड नजर आ रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं दोस्तों वो तो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, भारतीय होने पे गर्व है हमें, और हमें गर्व है सचिन जी तेंदुलकर के ऊपर। जी हाँ, क्रिकेट जो इनके रग रग में बसा है वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है दोस्तों, और ऐसा अवार्ड जीतने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर पहले भारतीय बने हैं, और इनके दाएं और बाएं 2 बड़े क्रिकेट के लीजेंड भी खड़े हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2020 के अंदर इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता, और ये ऐसा अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। और दाएं बाएं के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं ये भी क्रिकेट के 2 महान हस्ती है, और इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगती है, और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर अगली बार और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। मेरा उद्देश्य एकमात्र है दोस्तों, आप सभी का सरकारी नौकरियों में चयन, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी खुशी है। तो इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।